Hello friends, this is Manish and this is an important video. So first of all do watch this video till end. Okay, so इस वीडियो में हम करेंगे क्या? So in this video we'll learn about important posts, their cutoff and their information, their promotion, their grade pay of SSC CGL. हाँ जी, सही सुना आपने, SSC CGL सपने करे साकार. Okay, so let's get started. So I will give you a brief introduction of the posts which are included in the SSC CGL examination. So broadly the post can be divided in two categories, that is desk job and field job. यदि हम डेस्क जॉब की बात करें तो इसमें असिस्टेंट और ऑडिटर्स की पोस्ट होती है. असिस्टेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री, CSS, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज. दीज कंसिस्ट ऑफ असिस्टेंट जॉब which comes under the desk job. Again auditors and accounts भी desk job के अंदर आती है. And the most important category is field job. अब field job को हम दो category में divide कर सकते हैं. One is tax assistant and other is non-tax assistant. Other is taxation job and the other one is non-taxation job. यदि मैं टैक्स की बात करूँ तो टैक्स में तीन प्रकार की जॉब प्रोवाइड करता है फील्ड जॉब अंडर SSC CGL एग्जामिनेशन. दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड एनफोर्समेंट. तो डायरेक्ट टैक्स में इट कंप्राइजेज इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में एज यू नो सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर. एंड वन इम्पॉर्टेंट पोस्ट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर. ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है विच कम्स अंडर फील्ड जॉब. और यदि हम नॉन टैक्स की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट की जाती है SSC CGL के थ्रू. दैट कंप्राइजेज सब इंस्पेक्टर इन CBI, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. द नार्कोटिक्स में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर एंड अगेन द पोस्टल इंस्पेक्टर. सो वंस अगेन आई विल गिव यू द ब्रीफ. द पोस्ट इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, डेस्क एंड फील्ड जॉब. डेस्क जॉब में असिस्टेंट और ऑडिटर्स की पोस्ट होती है. फील्ड जॉब में दो प्रकार की जॉब्स रिलीज करती है SSC CGL हर साल, टैक्स और नॉन टैक्स. टैक्स कैटेगरी में यू विल गेट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एनफोर्समेंट. डायरेक्ट में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में एक्साइज. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ SSC CGL एग्जामिनेशन. और यदि मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट की, सो CBI में सब इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो भी CGL एग्जाम के थ्रू होती है. सो दीज आर द पोस्ट. मोर देन 25 to 30 पोस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस एग्जामिनेशन. CGL का यह मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल. आई थिंक इस आप सभी को पता होगा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हर एक पोस्ट को मैं डिटेल में बताता हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की. सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इज़ अ ग्रेड C पोस्ट. बाय प्रमोशन आप ग्रेड B बनेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करेंगे विच अल्टीमेटली वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. याद रखिएगा, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो आप इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे. इनिशियली आपकी ग्रेड पे होगी 4600, बट यहाँ पे प्रमोशन बहुत अच्छा होता है. 4-5 साल में आप ITO बन जाएंगे. फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक मिलेगी आपको आफ्टर 15 to 18 ईयर्स ऑफ सर्विसेज. और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर की सर्विसेज होती हैं, ये जो सर्विस होती है इट इज़ ऑफ IRS रैंक. इसके बाद आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो कि UPSC की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उस कैटेगरी में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी जॉब. योर जॉब प्रोफाइल विल बी कंसिडर्ड एज IRS सर्विसेज. ओके, सो वंस अगेन आई विल ब्रीफ यू. एज लिमिट याद रखिएगा 30 ईयर्स होती है. प्रमोशन एस्पेक्ट, इनिशियली यू विल बी रिक्रूटेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. फिर फर्स्ट प्रमोशन इज इनकम टैक्स ऑफिसर, देन असिस्टेंट कमिश्नर. और यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा तो यहाँ पे आप डेप्यूटी और जॉइंट कमिश्नर तक भी जा सकते हैं. चांसेस कम होते हैं जॉइंट कमिश्नर जाने के, डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो मेनी थिंग्स गेट इन्वॉल्व, आपका परफॉर्मेंस वगैरह, पोस्टिंग वगैरह. सो बट आप ITO और असिस्टेंट कमिश्नर तो डेफिनेटली जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट. इसका कट ऑफ भी बहुत हाई अच्छा आता है. जैसा कि आपने रेड मूवी देखी भी होगी, वो डायरेक्ट IRS था. ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर. यदि आपने मूवी देखी होगी तो अजय देवगन ने वहाँ पे IRS ऑफिसर की पोस्ट निभाई थी. और उसके जो अंडर काम कर रहे थे दे वेयर द ITOs एंड ITI. वो इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे. ओके, चलिए आगे आते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब, एक्साइज इंस्पेक्टर. और इसका कट ऑफ कंपेरेटिवली इनकम टैक्स से कम जाता है. ये वर्दी वाली नौकरी है, तो यदि आपको वर्दी से प्यार है सो यू कैन गो फॉर दैट जॉब. एंड इफ आई एक्सप्लेन द डिपार्टमेंट, सो इट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे पिछला मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स कम्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स एंड इट कम्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे अब सेंट्रल GST के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो GST कहने से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं. अगेन ग्रेड पे में कोई डिफरेंसेस नहीं है. ग्रेड पे इज़ अगेन 4600, सेम एज इनकम टैक्स ऑफिसर. एज लिमिट इज़ ऑल्सो द सेम.
बट यहाँ पे प्रमोशनल एस्पेक्ट यदि मैं कंपेयर करूँ तो इनकम टैक्स से प्रमोशन स्लो होता है एक्साइज डिपार्टमेंट में, और इसीलिए लोग ITI को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम एक्साइज इंस्पेक्टर। सो प्रमोशन की बात करें तो यू विल बी promoted to superintendent after a few years of your job, most probably 8 to 10 years of your services, and you will be regarded as group B gazetted officer. फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर जाने तक के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, बट आप एनी हाउ सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर तक तो जा ही सकते हैं। तो अगेन द प्लस पॉइंट इज़ वर्दी एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस जॉब इज़ स्लो प्रमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सबसे मलाई वाली पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर। इट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। जिस डिपार्टमेंट के अंदर एक्साइज काम करता है उसी डिपार्टमेंट के अंदर ये भी हैं, और ये दोनों जो पोस्ट हैं काफ़ी मिलती जुलती हैं, एग्जामिनर की पोस्ट और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट, और ये दोनों मलाई वाली पोस्ट हैं। अब ये क्यों मलाई वाली पोस्ट हैं, इसमें क्या चार्म्स हैं, इसके क्या प्लस माइनस हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ में मैंने एक ब्रीफिंग दी है, इसे आप पढ़ लेंगे। मैं इसे बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका काम क्या होता है। तो देखिए, इनका बेसिकली काम होता है स्मगलिंग को रोकना है क्रॉस द सी पोर्ट्स या एयरपोर्ट एंट्रीज, और इनमें इसीलिए प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो प्लेसमेंट होती हैं, जो पोस्टिंग्स होती हैं, वो मोस्टली कोस्टल सिटीज़ में होती हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, कोची, चेन्नई। तो यहाँ पे स्मगलिंग का काम स्मगलिंग को, जो मैरीटाइम स्मगलिंग्स होती हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स, उसे ये प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रिवेंटिव ऑफिसर भी कहा जाता है। ओके, एनीवेज यदि मैं प्रमोशन एस्पेक्ट की बात करूँ तो प्रमोशन इज़ गुड। यदि यहाँ पे बात की जाए तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पर आपकी नियुक्ति होगी, यू विल बी रिक्रूटेड एज प्रिवेंटिव ऑफिसर, बट वेरी क्विकली यू विल बी प्रमोटेड टू ग्रुप बी ऑफिसर, दैट इज सुपरिंटेंडेंट, फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो सेकंड कैरियर प्रमोशन है यानी असिस्टेंट कमिश्नर के बाद वाली पोस्ट, आप यू विल बी रिगार्डेड एज IRS लेवल ऑफिसर, डेप्यूटी और जॉइंट कमिश्नर। यदि प्रोफाइल अच्छा रहा, आपका काम अच्छा रहा, आपका CV बेटर है, तो यू कैन बी गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी एंड जॉइंट कमिश्नर ऑल्सो। ओके, चलिए अब बात करें एग्जामिनर की, तो दोनों के प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एग्जामिनर की पोस्टिंग भी कोस्टल एरियाज़ में ही होती है। अब इनके काम में क्या डिफरेंस है एक बार समझ लेते हैं। पहली बात तो प्रिवेंटिव ऑफिसर को वाइट यूनिफॉर्म मिलेगा, एग्जामिनर को वाइट यूनिफॉर्म नहीं मिलता। एग्जामिनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द ड्यूटी, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो कार्गोज पे जो ड्यूटी लगनी है उसका असेसमेंट एग्जामिनर करता है, और स्मगलिंग को रोकने का काम कौन करता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर। इट इज़ मोर अबाउट इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड रेड्स, एंड इट इज़ अबाउट एक्सेसिंग द ड्यूटीज़। तो आई थिंक आपको दोनों प्रोफाइल, दोनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर। सबसे ज़्यादा जो ग्रेड पे है SSC CGL में वो इसी का, एंड यू विल बी डायरेक्टली रिक्रूटेड एज ग्रुप B गेजेटेड ऑफिसर। याद रखिएगा, ग्रुप B गेजेटेड ऑफिसर यदि आप बनना चाहते हैं तो इट इज़ द पोस्ट असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर। अब जितनी बड़ी पोस्ट उतना इसका डिमांड भी होता है। पहले मैं आपको इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। इट वर्क्स अंडर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट विच इन टर्न असिस्ट द कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट फाइल होती है, जितने भी PSUs होते हैं उनकी ऑडिटिंग वगैरह का काम ये करते हैं। जो भी गवर्नमेंट फंडिंग होती है उसकी पूरी ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की होती है, और कैग को असिस्ट कौन करता है, IAAD, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट के अंदर कौन काम करते हैं, असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर्स। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर इज टू ऑडिटिंग ऑफिसर, then you will promoted to senior auditing officer, and further promotion to deputy accountant general, which is the direct post of UPSC। जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज की जो पोस्ट होती है, ग्रेजुअली आप प्रमोशन पा करके उस पोस्ट को भी एक्वायर कर सकते हैं। बट इसमें हाँ देखिए, बड़ी पोस्ट है तो आपको कुछ बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालना पड़ता है, तो इस पोस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन होता है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो CGL का एक एग्जामिनेशन पैटर्न Tier 1 होता है, फिर Tier 2 होता है। Tier 2 में ये जो 3 पेपर हैं, ये तो आपको 2 पेपर तो सभी एग्ज़ाम के लिए लगते हैं। ये जो तीसरा और चौथा होता है ये ऑप्शनल होता है। चौथा पेपर आपको देना होगा यदि आपने ऑप्ट किया है असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर को। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर होगा उसके लिए आपको Tier 1 तो क्वालिफाई करना ही होगा। Tier 1 सबके लिए सेम होता है। Tier 2 के लिए पहले 2 पेपर तो आपको देने ही हैं, इसके अलावा आपको चौथा पेपर देना मैंडेटरी है, विच इज़ ऑफ एक्स्ट्रा 200 मार्क्स, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सिलेबस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इट इज़ ओनली फॉर असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर, ठीक है, विच इज़ द ओनली ग्रुप B, द मोस्ट एक्वायर्ड, द मोस्ट चार्मफुल पोस्ट ऑफ दिस CGL एग्जामिनेशन। सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसी में मिलती है। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। तो देखिए कि जिनको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए होती है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पोस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं। ये डेस्क जॉब है और यहाँ पे आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यदि आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं सो इट इज़ द जॉब फॉर यू, क्योंकि आप इनकम टैक्स, एक्साइज, एनफोर्समेंट, प्रिवेंटिव और एग्जामिनर जैसे फील्ड जॉब में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर एनी फर्दर एग्जामिनेशन, बट दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ CSS, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। अब ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज क्या होती है मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। तो देखिए सेंट्रल में बहुत सारे डायरेक्टरेट्स होते हैं, सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट्स होते हैं। तो डायरेक्टरेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी मिनिस्ट्रीज़ ने प्रोग्राम्स एंड प्लान किए उसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डायरेक्टरेट्स के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शन को हेड कौन करते हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यूज टू वर्क इन दो सेक्शन टू वेरियस ड्यूटीज असाइन टू द सेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया, सेंटर में यदि हम बात करें तो सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट प्लान को फ्रेम करता है। फिर डायरेक्टरेट होता है, ये डायरेक्टरेट इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। फिर इन डायरेक्टरेट को असिस्ट करने के लिए हर मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टरेट होगा और हर मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट को असिस्ट करने के लिए उस मिनिस्ट्री के अंदर एक सेक्शन भी होगा। और इस सेक्शन के अंदर कौन काम करते हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो बेसिकली ये एक डेस्क जॉब होती है। आपको पूरे जो भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं डायरेक्टरेट्स के जो मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं उसकी एक ड्राफ्टिंग करनी होती है। क्लियर है? सो बट यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग का काम आता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे, आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यदि मैं बात करूँ टीयर 3 के बाद जब आपको क्वालिफाइंग पेपर टीयर 4 बोला जाता है उसे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें आपको टीयर 1, 2 तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है? टीयर 1, 2, 3 तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये किसके लिए? ये असिस्टेंट के पोस्ट के लिए होता है। जो भी असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसके लिए CPT देना अनिवार्य है। यदि आप CPT में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका स्कोर चाहे जितना अच्छा हो आपको पोस्ट नहीं मिल पाएगी। ये एग्जामिनेशन पैटर्न मैं भी थोड़ी देर में डिटेल में फिर से बताऊंगा। तो चलिए एक बार हमने यहाँ तक हमने देख लिया था। अगेन इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन SSC के जो CGL एग्जामिनेशन है उसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। हाँ, जो AAO है उसकी जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर की, इसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है, 32 ईयर्स होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कैटेगरी वाइज प्रमोशन देखूं कि आप किस स्केल से आपका प्रमोशन होगा, किस पेज से आपका प्रमोशन होगा, तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले यू विल बी डेप्यूटी सेक्रेटरी। पहले आप ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट, फिर आप डेप्यूटी बनेंगे, फिर अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। यदि आप सेंट्रल मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट तक आ गए तो यू आर वन ऑफ द रिनाउंड, यू आर हैविंग वन ऑफ द रिनाउंड पोजिशन इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है? उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट तक ही जाते हैं मैक्सिमम। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया हो। सॉरी, असिस्टेंट से स्टार्ट करेंगे, मैंने उल्टा बता दिया। आप असिस्टेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, फिर आप अंडर सेक्रेटरी के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि प्रमोशन स्केल उतना फास्ट नहीं है। ठीक है? एक्सट्रीमली सॉरी, असिस्टेंट के से आप रिक्रूट होंगे, मैंने उल्टा बता दिया था। फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी और लास्ट में डेप्यूटी सेक्रेटरी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सपने तो देख लिए बड़े बड़े, पर नहीं होंगे पूरे वो खड़े खड़े। जी हाँ, जैसा मैंने कहा वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न की एक बार देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो सबसे पहले आपको टीयर 1 देना पड़ेगा SSC CGL निकालने के लिए। टीयर 1 में आपके 4 पेपर्स होंगे, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 पेपर्स होंगे। ईच पेपर कंप्राइजेज ऑफ 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। तो आपके टोटल 200 नंबर का पेपर होना है जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पे की जो है, द की इज़ योर स्पीड। आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, बट हियर स्पीड इज़ द की। आपको क्वेश्चंस को ओरली 15-20 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो टीयर 1 यदि आप क्लियर करते हैं और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेरी मानिए टीयर 1 को कम से कम 150 प्लस नंबर के साथ क्लियर करना अनिवार्य है। अदरवाइज़ आपको आखिरी में पोस्ट वगैरह मिलेगी नहीं, क्योंकि टीयर 1 सिर्फ क्लियर करने का नहीं होता, इसमें आपका अच्छे मार्क्स लाओगे तो इंक्लूड भी होता है। ठीक है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं, आपके कॉम्पिटिशन में भी ऐड होता है टीयर 1 के मार्क्स। ओके, यदि हम बात करें टीयर 1 के बाद टीयर 2 होता है, जैसे 130-35 कट ऑफ जाता है। यदि आप वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप टीयर 2 में अपीयर करेंगे। टीयर 2 के जो पहले 2 पेपर हैं इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द पोस्ट, यानी आपको 100 सवाल गणित के लगाने हैं, 200 मार्क्स का गणित का पेपर होगा और 200 मार्क्स का आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। ठीक है? यहाँ पे आपके 100 सवाल होंगे, यहाँ पे आपके 200 सवाल होंगे।
तो ये जो सभी पोस्ट हैं, चाहे आप इनकम टैक्स की ले लो, चाहे आप सेक्रेटेरिएट की पोस्ट ले लो, चाहे आप CSS की पोस्ट ले लो, चाहे आप CBI की पोस्ट ले लो, कोई भी पोस्ट लोगे, चाहे वो 4600 पे ग्रेड की हो, चाहे वो 4200 पे ग्रेड की हो, चाहे वो 4800 पे ग्रेड की हो, चाहे वो और बिलो पे ग्रेड लेवल की हो, पेपर 1 2 देना अनिवार्य है। उसके बाद आप पेपर 3 देंगे। पेपर 3 जो होता है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये ऑप्शनल होता है। यदि आप JSO या सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये दोनों पोस्ट यदि आपने फिल करी है तो आपको स्टैट्स का पेपर देना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 4 अगेन इट इज़ ओनली फॉर AAO, यदि आपने AAO को अपने पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है तो ये पेपर देना पड़ेगा, अदरवाइज पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने पेपर 1 Tier 1 और Tier 2 क्लियर किया तो यू विल कॉल फॉर Tier 3, और Tier 3 इज़ अ डिस्क्रिप्टिव, ये 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें ऐसे प्रेसी राइटिंग और एप्लीकेशन वगैरह लिखने दिया जाता है। एंड इट इज़ अगेन कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, जो भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लिए ये कॉमन है, ये आप देना ही पड़ेगा। तो Tier 1 मैंने आपको बताया, Tier 1 के बाद Tier 2 बता दिया मैंने आपको, ये Tier 3 आपने देख लिया, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। अब आखिरी में आते हैं Tier 4। ये Tier 4 जो होता है दैट इज़ ओनली क्वालिफाइंग नेचर। जैसे यहाँ पे जो पहला टेस्ट होता है दैट इज़ डाटा एंट्री टेस्ट, यहाँ पे आपको 8000 की डिप्रेशन पर घंटे कंप्यूटर में पीटना होगा, कीबोर्ड में टाइप करना होगा, एंड इट इज़ ओनली फॉर टैक्स असिस्टेंट। तो यदि आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं जहाँ पे टाइपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसके लिए आपको DI टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, डाटा एंट्री टेस्ट, DE टेस्ट सॉरी। देन अगेन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इट इज़ फॉर असिस्टेंट, जो मैंने बताया था आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के लिए आपको CPO कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ वैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, तो जो भी असिस्टेंट ग्रेड की नौकरी है उसके लिए CPT देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पोस्ट भी मेंशन की है। ओके आगे चलते हैं। अब एक बार जल्दी से मैं देख लूँ कि कट ऑफ कितना कितना जाता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट इंस्पेक्टर, सभी के पोस्ट के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज, सभी नौकरी 4600 पे ग्रेड की नौकरी होती है। यदि मैं कट ऑफ में ट्रेंड देखूँ तो देखिए 2014 से मैंने ट्रेंड बताया आपको, 526 गया, 519 गया, 558 गया, और पिछले साल 2017 में कितना चला गया था, लगभग 579। तो आप एक देख सकते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 14 का जो कट ऑफ था 15 का कट ऑफ 14 के कट ऑफ से कम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 20 का कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा, वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। बट टू बी ऑन अ सेफ साइड कम से कम आपको 560 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे पूरा खेल खत्म है। यदि आप 560 के नीचे ले करके आते हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको किसी भी स्टेट में इनकम टैक्स मिलने वाला है, इतना तो लाना ही पड़ेगा। अब इतना लाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए स्ट्रेटजी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा लास्ट में, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो अगली इंपॉर्टेंट पोस्ट है CGL की, जो बहुत लोग प्रीफर करते हैं इनकम टैक्स के बाद, दैट इज़ एक्साइज। कंपेरेटिवली कट ऑफ कम जाता है, आप देख सकते हैं 598 फिर 501 गया था, फिर 539 गया था, और 2017 में 543.5 गया था। तो यदि आप 550 भी लाते हैं, इससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो आपकी ये पोस्ट सिक्योर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनर की। एग्जामिनर का भी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 519, 523, 568.75, 563.75। मैं फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ पे वैकेंसीज़ का भी रोल होता है, इसलिए आप देखिए आप ऐसा ट्रेंड नहीं बोल सकते कि हर साल कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा। जैसे 568 से 563 इसलिए क्योंकि यहाँ वैकेंसीज़ बढ़ गई होंगी। क्लियर है, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पे आती हैं जब कट ऑफ डिसाइड होता है, बट बिलो 560 तो कोई भी रोल नहीं है। यदि मैं ऑब्जर्व करूँ तो देखिए, यदि आप सभी इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑब्जर्व करते हैं तो टू बी ऑन अ सेफ साइड आपको 560 तो लाना ही पड़ेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी यदि आप 560 लाते हैं तो। एनफोर्समेंट के लिए आप थोड़ा सा 10-20 नंबर, ये इनकम टैक्स लेवल के बराबर की पोस्ट होती है, तो आपको 10-20 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। यानी आप टारगेट मारिए 570 का, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एनफोर्समेंट की पोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर का चेंजेस आया है। यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिटिंग ऑफिसर में नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपका जो पेपर होता है एक एक्स्ट्रा पेपर होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो 200 नंबर का पेपर होता है ये एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। ठीक है, ये पोस्ट पहले नहीं थी, तो 2016 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, CGL में लाया गया है, तो इसका कट ऑफ गया था 662.25। और जो पेपर होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, उसके लिए आप इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं, या फिर MBA फाइनेंस के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल के एक और वीडियो है, आप उसको यदि देखेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ओके, डिविजनल अकाउंटेंट देखिए, ये जो कंपेरेटिवली पोस्ट कम है यहाँ पे 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है,
तो डिविजनल अकाउंटेंट की। लेकिन उसके बाद भी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है होम पोस्टिंग की। आप यदि डिविजनल अकाउंटेंट बनेंगे तो होम पोस्टिंग की बहुत चांसेस होती हैं। और दूसरा, ये थोड़ा सा ऑटोनोमस बॉडी है, इसके ऊपर ज़्यादा अधिकारी नहीं होते, तो आप अपने हिसाब से काम धाम कर सकते हैं, जो ऊपर के पोस्टों में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 4200 की पे ग्रेड होती है। यहाँ पे सैलरी कम बनती है, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूडेड है, होम पोस्टिंग और ऑटोनॉमी, तो इसलिए लोग इसको भी प्रेफर करते हैं। इसका जो कट ऑफ गया था 2017 में 548 गया था, तो कट ऑफ कम जाता है। बट अगेन मैंने जैसा आपको कहा, यदि आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो कम से कम सीरियल में टारगेट करिए 560 नंबर। अब ये 560 कैसे लाना है, एक बार मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूँ। सपोज़ आपको 560 लेकर के आना है, तो 560 को आप डिवाइड कर लीजिए कि कम से कम 160 तो मैं टीयर 1 में लेकर के आऊँगा। ठीक है, अब बचा जो 400 नंबर का पेपर है, वो आपको 3 पेपर में मिला के लाना है, टीयर 2 के मैथ्स में, टीयर 2 के इंग्लिश में और टीयर 3 के डिस्क्रिप्टिव में। तो यहाँ पे आप टारगेट करिए कि मैं 170 लेकर के आना है मेरे को, यहाँ पे भी 170 लेकर के आना है, और यहाँ पे कम से कम मुझे 60 से 70 नंबर लाने हैं। ये 100 नंबर का है, ये 200 नंबर के पेपर है। तो ये आपका ब्रेकअप होगा, तब आप क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। मैंने मोटा मोटा बताया, कहीं पे कब ज़्यादा होगा तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये टीयर 1 का स्कोर है, फिर ये टीयर 2 के मैथ्स का, टीयर 2 के इंग्लिश का, और ये आपके डिस्क्रिप्टिव का क्लियर है। तो यदि आप इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सारे क्वेरीज क्लियर हो गई हों, यदि आपने सेशन को पसंद किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बता सकते हैं कि आपको आगे कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।